तो आइए जानते हैं समरी ऑफ वर्क रूल्स, इनसाइट्स फ्रॉम गूगल दैट विल ट्रांसफॉर्म हाउ यू लिव एंड लीड, जिसे लिखा है लाजलो बॉक ने। और इस समरी की अगर बात करें तो जब किसी कंपनी की पीपल प्रैक्टिस और पॉलिसी ऐसे होते हैं जो बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता हो, तो वैसे बिजनेस को काफी फायदे मिलते हैं। उनमें से एक फायदा ये है कि यहाँ पर काम करने वाले काफी लोग कंपनी के लिए कमिटेड रहते हैं। ऐसे कमिटेड लोग कंपनी को आगे बढ़ाने और उनके टारगेट को पूरा करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इन अच्छी पीपल प्रैक्टिस वाली कंपनीज में गूगल कंपनी का नाम भी आता है। अगर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर है या फिर कोई बिजनेसमैन है तो आप सीख सकते हैं कि गूगल किस अनोखे ढंग से अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करता है। इस समरी से आप जान सकते हैं कि गूगल की शुरुआत बहुत ही साधारण सी थी। आपको ये भी पता चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग गूगल को कैसे जानते हैं। गूगल अपने अनोखे वर्क कल्चर और अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखने में बहुत आगे है। तो अब जानेंगे कि इसके लिए गूगल ने आखिरकार ऐसा क्या किया। अगर आप इस बुक में लिखे प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस के लिए चुनते हैं तो आपके एम्प्लॉयज और उनके काम में आपको काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो आज इस समरी को पढ़िए और सुनिए और अपने एम्प्लॉयज पर ध्यान देना शुरू कीजिए और अपनी कंपनी के पीपल प्रैक्टिस को भी गूगल की तरह बेहतरीन बनाइए। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाउंडर बनने से। मतलब ये कि हर कहानी की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। क्या आपको गूगल की शुरुआत की कहानी पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। गूगल के दो फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। उन्होंने ही गूगल को शुरू किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैंपस टूर में दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड के थे, पर दोनों ने ही मिलकर गूगल को बनाया था। बचपन में दोनों ही मॉन्टेसरी स्कूल जाते थे, इसीलिए उनके आइडियाज भी इन्हीं मॉन्टेसरी स्कूल से इंस्पायर्ड था। उनका सपना सर्च इंजन बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करने का था। वे ये भी समझना चाहते थे कि एम्प्लॉयज को कैसा बर्ताव अच्छा लगता है। वे चाहते थे कि गूगल ऐसी जगह बने जहां पर काम करने का कोई मतलब हो और जहां इसके एम्प्लॉयज को अपने पैशन को फॉलो करने की खुली छूट हो। साथ ही यहाँ पर एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली का हर तरीके से ख्याल रखा जाए। लेकिन सिर्फ गूगल ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती थी। फोर्ड एंड हर्शीज कंपनी में भी अच्छे पीपल प्रैक्टिस की जाती थी, जिससे उसके एम्प्लॉयज खुश रहते थे। तो किसी कंपनी का फाउंडर बनना सिर्फ नाम के लिए नहीं होता। फाउंडर बनना एक एटीट्यूड है, एक सोच और नजरिया है। एक लीडर के तौर पर आपको सबके लिए अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर तैयार करने चाहिए। अच्छे फाउंडर्स एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते हैं। को फाउंडर्स के साथ मिलकर के अपनी कंपनी के फ्यूचर को बदलने का आपके पास पावर होता है। सबसे जरूरी बात, सबके साथ मिलकर काम करने से ही आप अपनी कंपनी को सक्सेस दिला सकते हैं। गूगल के एम्प्लॉयज हर महीने टेक टॉक्स होस्ट करते हैं, जहां वे सब जमा होकर एक दूसरे से अपने काम के बारे में शेयर करते हैं। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक्स में भी हिस्सेदारी दी है और ऐसा करने वाली कुछ ही कंपनीज है जिसमें गूगल भी शामिल है। गूगल की कोशिशों के कारण ही ज्यादा से ज्यादा औरतें कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है और बढ़ावा देने के लिए गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को उनके पेट यानी पालतू जानवरों को भी ऑफिस लाने की परमिशन दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआत करने के लिए अपने 10 एम्प्लॉयज को चुना। गूगल अपने एम्प्लॉयज को फ्री खाना भी देने लगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट से की। 1903 यानी कि 1903 में मिल्टन एस हर्शी ने सिर्फ हर्शी कंपनी की ही नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया में हर्शी शहर की भी शुरुआत की। उन दिनों अमेरिका में 2500 शहर ऐसे थे जो कंपनीज के थे, जिनमें एक बार में सिर्फ 3% जनता ही रहती थी। लेकिन मिल्टन एस हर्शी इन कंपनी शहरों से बिल्कुल अलग शहर बसाना चाहते थे, जहां सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हो, सिंगल या दो फैमिली के एक साथ रहने के लिए ईंट के मकान बने हो, जिनके बहुत खूबसूरत लॉन हो। उनके शहर में सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने, क्वालिटी पब्लिक स्कूल तैयार हो और लोगों के एंजॉयमेंट के लिए भी काफी सारे इंतजाम हो। क्वालिटी पब्लिक स्कूल तैयार हुए और लोगों के एंजॉयमेंट के भी इंतजाम किए। कुछ कंपनीज के फाउंडर्स ने अपनी कंपनीज में बढ़िया पीपल प्रैक्टिस अपनाई, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयज को पैसे बनाने वाले रोबोट्स की तरह नहीं देखते थे। अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू देने में ही उन्हें अपनी कंपनी का फायदा दिखा।
एक कंपनी को सक्सेस दिलाने के लिए उसके फाउंडर्स को अपने एम्प्लॉयज को फलने फूलने और पनपने का मौका देना चाहिए। साथ ही उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, समझते हैं कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कि आपने कभी गूगल के किसी ऑफिस को देखा है? इनके ऑफिस के फोटो को देखकर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर मस्ती के साथ काम किया जाता है। पर मस्ती और मजे के साथ साथ यहाँ पर कल्चर पर भी बड़ा फोकस रहता है, ताकि यहाँ के एम्प्लॉयज खुश रह सके। कल्चर को गूगल कैसे अपने काम में लेता है, इसे समझने के लिए आपको मिशन, ट्रांसपेरेंसी और वॉइस के इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहिए। आमतौर पर कंपनीज का मिशन होता है प्रॉफिट कमाना, अपने कस्टमर्स को खुश रखना या फिर मार्केट का लीडर बनना। इस तरह के मिशन सिर्फ बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। लेकिन गूगल का मिशन है पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसे ऑर्गेनाइज करना और इस इंफॉर्मेशन को लोगों के लिए मुहैया करवाना। ये दिखाता है कि गूगल का गोल बिजनेस नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की हेल्प करने से जुड़ा है। इससे इनके एम्प्लॉयज और भी बेहतर काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब्स के मायने मिल जाते हैं। दिखने वाले एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट रखी है। एक नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी गूगल के सारे कोड को पहले ही दिन निकाल लेता है। गूगल के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसके एम्प्लॉयज अपना काम और परफॉर्मेंस बेहतर कर पाते हैं। किस हद तक ट्रांसपेरेंट रहना है, इसका फैसला तो कंपनीज खुद लेती है। पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज की कदर करते हैं तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, खुली किताब की तरह। मतलब अपने एम्प्लॉयज और उनके अच्छे जजमेंट पर भरोसा रखना। आखिरी बात है वॉइस, जिसका मतलब है कि कंपनी को चलाने में उसके एम्प्लॉयज की राय, उनकी ओपिनियन को सुनना। एम्प्लॉयज जब अपनी राय रखते हैं तो कंपनीज अपने लिए बड़े और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए गोल्स के बजाय कल्चर को बढ़ाने में जोर देना चाहिए, ताकि आपके एम्प्लॉयज ईमानदारी से काम करे और कंपनी छोड़कर न जाए। हमेशा याद रखिए कि ब्रिलियंट और टैलेंटेड प्रोफेशनल वहीं पर काम करना पसंद करते हैं जहां उनके काम को मायने मिलते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को फायदा पहुंचता है। गूगल में काम करने वाले लोगों की गिनती हजारों में हो गई, पर कंपनी मिशन पर भरोसा होने के कारण वहां के एम्प्लॉयज एकजुट रहते और मिलकर काम करते थे। अपने मिशन को सच बनाने का एक एग्जाम्पल जो गूगल ने बनाया था वो था 2007 में बनाया गया गूगल स्ट्रीट। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने अपने एम्प्लॉयर से पूछा कि मैप में किसी भी जगह को ऊपर से देखने के बजाय क्यों ना ऐसे मैप बनाया जाए जिसमें कोई भी जगह वैसी दिखेगी जैसे हकीकत में दिखती है। अब गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से दुनिया के करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस करते हुए हर इंटरेस्टिंग जगह को खुद देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप घर बैठे ही पेरिस के आर्क दे ट्रायम्फ की खूबसूरती, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का नजारा, गैलापागोस आइलैंड के सी एनिमल्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कोई शहर या समुदाय फैलता है और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से गवर्नमेंट ये तय करती है कि कौन सी जगह किसी काम के लिए सेफ है और उनको अपने रिसोर्सेज को कहां कहां लगाना चाहिए। गूगल के इस प्रोजेक्ट ने काफी लोगों की मदद की है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट की वजह से गूगल के एम्प्लॉयज भी अपनी कंपनी के साथ और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। कैसे? इस कदम ने गूगलर्स को बढ़िया काम करने की प्रेरणा दी और काम के साथ दूसरों की हेल्प करने का भी मौका दिया। तो अब हम अपनी जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस जगह के बारे में जिसका नाम है लेक वॉबेगॉन। वो ख्याली जगह जहां पर सब नए काम करने वाले एवरेज से बढ़कर थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपके एम्प्लॉयज अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं? क्या आप किसी भी जॉब के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट को हायर करते हैं या आप एवरेज लोगों को हायर करके उन्हें बेस्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं? आपको अपनी कंपनी की हायरिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस को रिव्यू करना चाहिए। इसके 3 कारण है। पहला है, अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी ट्रेनिंग देने में कुछ ही कंपनी सक्सेसफुल होती है। दूसरा, अगर कोई कंपनी की रिक्रूटिंग प्रोसेस अच्छी है तो शायद उनका प्रोसेस अलग और स्पेशल है, जिसकी वजह से वे बेस्ट में भी बेस्ट चुन पाते हैं। तीसरा है, नए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने वाले लोग आमतौर पर इंटरव्यू लेने में अच्छे नहीं होते, तो कंपनीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव तो बायस्ड भी होते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग देना ही एक एम्प्लॉय को बेहतर नहीं बना सकती, क्योंकि एक असरदार ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 90% बार कोई भी ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को लंबे समय के लिए बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए क्वालिटी परफॉर्मेंस पाने के लिए कंपनीज जो ट्रेनिंग देते हैं वो पैसों की बर्बादी ही है। एक बात जिस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं वो है रिक्रूटमेंट को इम्पोर्टेंट मानना। कंपनीज को खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आपको बेहतरीन एम्प्लॉयज हायर करने में टाइम लगेगा। एक और तरीका है जिससे आप अच्छे लोग हायर कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे शख्स से मिले जो आपसे किसी न किसी मामले में बेहतर हो, उसे हायर कर लीजिए। इसके अलावा आपके मैनेजर्स भी ऐसे हो जो उन लोगों को आगे आने का मौका दे जो उनसे बेहतर हो। मैनेजर्स को हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। कंपनी में कौन हायर होंगे ये फैसले सिर्फ इन मैनेजर्स के नहीं होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर आप ऐसे शख्स को हायर कर सकते हैं जो आपसे बेहतर है। लाज़लो बॉक इस बुक के ऑथर है और गूगल के पीपल ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है। जब भी हायरिंग की जाती है वे ऐसे कैंडिडेट को हायर करते हैं जो उनसे किसी न किसी मामले में बेहतर है। गूगल के डाइवर्सिटी एंड यूथ एजुकेशन प्रोग्राम्स के लीडर हैं नैन्सी ली। मिस्टर बॉक ने नैन्सी ली को हायर इसीलिए किया क्योंकि नैन्सी बहुत साफ और क्लियर नजरिया रखती थी और वो निडर भी थी। ये बातें बॉक को अच्छी लगी थी। केरन में पीपल डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी और बॉक ने इन्हें इसीलिए हायर किया था क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बॉक से ज्यादा था और वो एक समझदार काउंसलर थी। इस कंपनी के एम्प्लॉय सुनील चंद्र स्टाफिंग एंड पीपल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट है और इन्हें हायर इसीलिए किया गया क्योंकि बॉक को लगा कि सुनील उनसे ज्यादा डिसिप्लिन और गहरी सोच वाले शख्स थे। सुनील किसी भी प्रोसेस को यूजर्स के लिए सस्ती, अच्छी और फास्ट बना देते थे। लाज़लो ये भी नोट करते थे कि नैन्सी, केरन, सुनील और दूसरे टीम मेंबर से वे रोज क्या सीख सकते हैं। बॉक ने इन सब को हायर करने के लिए काफी टाइम लगाया। खास टैलेंट वाले कैंडिडेट को हायर करने के प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है। जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से सिर्फ 10% ही टॉप परफॉर्मर होते हैं। इसलिए इन्हें चुनने के लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोसेसेस और इंटरव्यू होने चाहिए। इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री के जो भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो दूसरा जॉब नहीं ढूंढते हैं। वे तो जहां काम करते हैं वहीं अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। कोई भी एक्सेप्शनल और खास टैलेंट को हायर करने में टाइम लग जाता है, पर उन जैसों के लिए वेट करना तो बनता है। और इसी के साथ आगे अगले चैप्टर की लाइन आपसे कहती है कि अपने अंदाजे पर भरोसा मत कीजिए। डोंट ट्रस्ट योर गट। क्या आप इस दावे पर यकीन रखते हैं कि एक इंटरव्यू के शुरू के 10 सेकंड्स में ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट को हायर किया जाएगा या नहीं? अगर एक इंटरव्यू लेने वाला आपको शुरू में ही पसंद कर लेता है तो उसे आपकी और भी कई सारी बातें पसंद आ जाती है। उसी तरह अगर इंटरव्यू लेने वाला आपको पसंद नहीं करता है तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बहाने ढूंढेगा। एक कैंडिडेट को सही तरीके से जांचने के बजाय ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले शुरू में ही अपना एक तरफा मन बना लेते हैं, जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हर किसी की अपनी खुद की सोच और धारणा होती है। जब एक इंटरव्यूअर इन्हीं सोच के आधार पर कैंडिडेट पर अपनी राय बना लेता है बिना उसे पूरा मौका दिए, यही कॉन्फर्मेशन बायस है। हालांकि काफी सारे तरीके हैं जिससे एक इंटरव्यू लेने वाले और एक कंपनी ओनर्स के कॉन्फर्मेशन बायस से बचा जा सकता है। पहला तो है कि कैंडिडेट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। एक कैंडिडेट में आप क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं उसके बारे में अपनी सोच क्लियर रखें। हायर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैंडिडेट की क्वालिटी पर कोई भी समझौता ना करें। दूसरा है करियर साइट्स और प्रोफेशनल लिंक के द्वारा खुद ही कैंडिडेट्स ढूंढे। तीसरा है बिना कोई पक्ष लिए, बिना किसी के साइड लिए कैंडिडेट्स को आप टेस्ट कीजिए। कैंडिडेट्स को असेस और टेस्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप इन कैंडिडेट्स को उनके किए हुए काम का सैंपल मांगिए, उनके कॉग्निटिव टेस्ट लीजिए और फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू लीजिए। स्टडीज से ये पता चला है कि एक ही तरीके के असेसमेंट करने के बजाय बहुत सारे असेसमेंट्स को मिलाकर कैंडिडेट्स का टेस्ट लेना बेहतर होता है। आखिर में इन कैंडिडेट्स को आपकी कंपनी ज्वाइन करने की वजह दीजिए, रीजन बताइए। आप यही चाहेंगे कि आपकी कंपनी के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहे। गूगल से रिजेक्ट हुए 80% लोग अपने दोस्तों को गूगल में जॉब करने के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं, तो फीडबैक देना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए गूगल में इंटरव्यूअर कैंडिडेट के जवाबों को लिख लेते हैं ताकि वे अच्छे कैंडिडेट्स की पहचान कर सके।
वैसे गूगल में इंटरव्यू लेने वालों में सिर्फ मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं। टीम के पुराने एम्प्लॉयज भी कैंडिडेट्स का असेसमेंट लेते हैं। इसी से यकीन होता है कि गूगल अपनी कंपनी में बेस्ट लोग ही लेते हैं जिनमें टॉप परफॉर्मर बनने का पोटेंशियल होता है। 2011 में आर्च बिशप डेसमंड टूटू ने 80 साल पूरे करने पर अपने जन्मदिन पर भाषण देने के लिए दलाई लामा को इनवाइट किया था। दलाई लामा और आर्क बिशप टूटू दोनों को नोबेल पीस अवार्ड मिले थे। उनकी मीटिंग हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट वाकया बनने वाली थी, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बीच में आकर अफ्रीका की गवर्नमेंट को दलाई लामा को वीजा न देने के लिए मना लिया। दलाई लामा अब इस भाषण में शामिल नहीं हो सकते थे, जिससे आर्च बिशप टूटू को बहुत ही दुख हुआ। उस टाइम गूगल में नए आए गूगलर लॉरेन ग्रोव्स ने अपना पहला प्रोडक्ट गूगल हैंगआउट को लॉन्च किया था। लॉरेन ने दलाई लामा और आर्च बिशप के बीच गूगल हैंगआउट के द्वारा मीटिंग करवाई, जिससे हजारों मील दूर होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे से आमने सामने बात की। ये टेक्निक इस सेलिब्रेशन का हाईलाइट था और गूगल ने इसे न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टाइज किया। तो ये नए गूगलर लॉरेन की पहल थी, जिन्हें कंपनी को ज्वाइन करे हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। है ना कमाल की बात। वैसे एक और कमाल की बात है जिसके बारे में सोचना बनता है, और वो बात ये है कि सभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों नापसंद करते हैं और हमने इसके बारे में क्या किया। मतलब व्हाई एवरीवन हेट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड व्हाट वी डिसाइडेड टू डू अबाउट इट। आइए जानते हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमें अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर रेट किया जाता है। कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को रेट करती ही रहती है। इस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज को पता चलता है कि क्या वे कंपनी के और खुद के पर्सनल गोल्स को हासिल कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की मदद से कंपनी ये फैसला ले पाते हैं कि क्या वे किसी एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाए या नहीं और उनको प्रमोशन दे या नहीं। ज्यादातर कंपनीज के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिन पर परफॉर्मेंस असेसमेंट करने की जिम्मेदारी होती है, वे इस काम को काफी टाइम लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक भी नहीं देते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज ना खुश होते हैं। कुछ मैनेजर्स अपनी सोच या फिर भेदभाव के कारण सही परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं कर पाते, जिससे एम्प्लॉयज को महसूस होता है कि उनकी रेटिंग्स गलत है। क्या आपको जानना है कि गूगल ने इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया और आप अपनी कंपनी में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि गोल्स को सही ढंग से सेट करें। सभी एम्प्लॉयज को इन गोल्स के बारे में बताइए और हर 3 महीने में लैरी पेज OKR यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट को सेट करते हैं और सभी एम्प्लॉयज को अपने OKR से गूगल के OKR से मिलाना होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव तो लंबे टाइम वाले गोल्स होते हैं, जबकि की रिजल्ट्स छोटे छोटे गोल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। गूगल में काम करने वालों के लिए जो वेबसाइट बनी है, उस इंटरनल साइट में एम्प्लॉयज इन OKR को देख सकते हैं ताकि वे खुद के और दूसरों के भी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। दूसरी बात यह है कि साथ काम करने वालों से फीडबैक लीजिए। सिर्फ मैनेजर से ही नहीं बल्कि टीम के दूसरे मेंबर्स से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। टीम के सारे मेंबर्स को एक दूसरे की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए। तीसरी बात आती है एक कैलिब्रेशन प्रोसेस रखनी चाहिए। इस कैलिब्रेशन प्रोसेस में मैनेजर्स को एक साथ बैठकर सारे एम्प्लॉयज के रेटिंग्स पर विचार करना चाहिए। इससे बायस भी खत्म हो जाती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस भी बेहतर तरीके से काम करती है। और आखिर में एम्प्लॉयज के साथ परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करते हुए रिवॉर्ड और डेवलपमेंट की बातों को अलग अलग ही रखिए। आमतौर पर गूगल के एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू नवंबर में होते हैं और उसके अगले महीने ही सैलरी के बारे में डिस्कशन होता है। ये इसीलिए क्योंकि गूगल का भरोसा है कि डेवलपमेंट और रिवॉर्ड एक दूसरे से बहुत अलग बातें हैं। और इसी के साथ बात करते हैं अगले चैप्टर की। सब कुछ मजेदार और आसान नहीं होता। कैसे? आइए जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी परफेक्ट नहीं होती। कुछ न कुछ बातों में गलती तो हो ही जाती है, लेकिन जरूरी यह है कि कंपनी इन गलतियों से कैसे सीख लेती है और उसके नतीजों से, उसके रिजल्ट से कैसे डील करती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? किसी और कंपनी की तरह ही गूगल ने भी अपने पीपल प्रैक्टिस में गलतियां की थी। गूगल के लिए चैलेंज ये था कि कैसे वो कंपनी की वैल्यू को बरकरार रखते हुए मुश्किल वक्त में भी अच्छा काम करे। अगर कंपनी में कोई गलती करता है, फिर चाहे वो मैनेजर हो या कोई दूसरा एम्प्लॉय, सबको उस गलती के बारे में पता होना चाहिए।
इस तरह ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। इससे सबको सिचुएशन के बारे में पता चलता है और ऐसी गलती दोबारा होने से बचा जा सकता है। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है अपने हिस्से या हक की चीजों को मना करना। कभी कभी कुछ मिलने पर आपको लगने लगता है कि आप ही सबसे डिजर्विंग शख्स है और आपके अलावा कोई उसके लायक ही नहीं है। ऐसा मन में आना बहुत ही नेचुरल सी बात है, पर इसे जिम्मेदारी और प्रैक्टिस के साथ दूर किया जा सकता है। कंपनी के एम्प्लॉयज को जब भी बेनिफिट दे उनको जिम्मेदारी का एहसास भी करवाइए। जब भी कंपनी के लिए कोई डिसीजंस ले तो सभी को इसमें शामिल कीजिए। जहां से भी मिले सलाह लीजिए। हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज बहुत ही शर्मीले हो और उन्हें अपने ओपिनियन अपनी राय रखने में हिचक हो। ऐसे लोग पूछने पर भी अपनी राय नहीं बता पाते, लेकिन जरूरी है कि चाहे जितना भी वक्त लगे कंपनी की पॉलिसी बदलने में या फिर कोई और चेंज में सबकी राय पता करनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी होती है उसे ठीक कीजिए। अगर आपके एम्प्लॉयज किसी मुश्किल में है आपको आगे आकर फौरन कोई ना कोई सोल्यूशन देना चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो अपनी गलती मानकर सभी को इससे सीख लेने के लिए कहना चाहिए। 2008 में गूगल के एक शेफ ने लंच में एक स्वीट डिश ऑफर किया जिसका नाम रखा गया था फ्री तिब्बत गोजी चॉकलेट क्रीम पाई विद मैकडेमिया कोकोनट डेट क्रस्ट। इस मेनू के आने के बाद एक गूगलर ने मैनेजमेंट को ईमेल लिखा कि अगर इस डिश के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में कंपनी छोड़ देगा। उस दिन शेफ ने स्वीट डिश में जो गोजी बेरीज डाले थे वो तिब्बत से आए थे और चूंकि गूगल में सारे डिश फ्री में दिए जाते थे इसीलिए शेफ ने इसे फ्री तिब्बत का नाम दिया था। इस नाम से काफी गूगलर्स के बीच में पॉलिटिकल बहस हुई थी जो तिब्बत का चाइना से फ्री होने को लेकर के था। दुख की बात ये थी कि इस वजह से उस शेफ को उसके मैनेजर ने 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस वाकये के बाद लाजलो का गूगल में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गूगलर्स को इतनी छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती रहे तो वे कैसे अपनी कंपनी और उसके मिशन पर भरोसा कर सकते हैं। बॉक ने उस शेफ को वापस काम पर बुलाया जिससे काफी सारे गूगलर्स ने बॉक और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप था। वैसे किसी बात पर डिबेट करना कोई जुर्म तो था ही नहीं। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। मुद्दा मामला ये है कि इस समरी में आपने सीखा कि पीपल प्रैक्टिस क्यों इतना जरूरी है और इसका एम्प्लॉयज को खुश रखने में क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने ये सब गूगल कंपनी के एग्जाम्पल से सीखा। आपने जाना कि किसी कंपनी के फाउंडर होने के नाते लोगों को पनपने और आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत होती है। आपने ये भी जाना कि किसी कंपनी में कल्चर रखने के क्या फायदे होते हैं। कंपनी का मिशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना या कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना नहीं है। इनकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है जिससे यहाँ काम करने वालों को अपने काम के साथ ये भी एहसास होता है कि वे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने पर एम्प्लॉयज को अपना काम बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपने ये भी जाना कि ट्रेनिंग के बजाय आपको रिक्रूटमेंट में पैसे लगाने चाहिए। खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में टाइम लगता है, पर जितना भी टाइम लगे इंतजार करना फायदेमंद है। लोगों को आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के कारण दीजिए। इसके अलावा आपने सीखा कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए सिर्फ मैनेजर की ही नहीं बल्कि साथ में काम करने वालों की भी राय लेनी चाहिए। अप्रेजल या सैलरी बढ़ाने के मामले में सही फैसला लेने के लिए टीम के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। आखिर में आपने ये जाना कि पीपल मैनेजमेंट में गलती हो जाने पर कैसे सबके सामने अपनी गलती को मानकर उसे सुधारना चाहिए। ऐसा करने पर कंपनी के बाकी लोग भी इस गलती से सीखेंगे और इसे कभी नहीं दोहराएंगे। सबका लीडर बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप भी लीडर बनकर इस चैलेंज का सामना करने को तैयार हैं? ये बात सही है कि किसी कंपनी के सारे लोगों को मैनेज करना आसान नहीं होता। आपके आगे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, खासकर तब जब आप अलग अलग माइंड सेट के लोग, उनकी अलग पर्सनैलिटीज और अलग अलग बैकग्राउंड को हैंडल करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप भी एक लीडर हैं और बिना कारण लीडर नहीं बने हैं। तो लीडर बनना सिर्फ पावर और अधिकार की बात नहीं है। इसके साथ आपको दूसरों को आगे आने का मौका देना चाहिए और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं। इसीलिए अपनी सक्सेस के रास्ते में इनको साथ ही लेकर चलें।
और यूं ही साथ चलते चलते आपने और मैंने मिलकर के एक और समरी को कंप्लीट किया है। कंग्रेचुलेशंस। तो ये समरी तो यही कंप्लीट होती है, लेकिन आपकी जो जर्नी है अपने एम्प्लॉयज के साथ एक बैलेंस बनाने की या रिदम सेट करने की, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज कॉन्सेप्ट आपको इस समरी में मैंने शेयर किए हैं। आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें और इसी के साथ ये जरूर बताएं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर कौन सी चीजें हैं जो आप अब करना चाहते हैं जो आपने नहीं किया लेकिन आपको लगा कि यस, ये शायद करने से बात बन सकती है। कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस समरी को वाकई में जो लोग इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं इन सभी इश्यूज को लेकर के, उन्हें जरूर ये समरी शेयर कीजिएगा। बाकी अपना ढेर सारा प्यार आप हमें दे सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज देकर, और आगे किस बारे